देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीएससी 101, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की रहने वाली है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो आपकी बुक का नाम रहेगा राजनीतिक सिद्धांत की समझ। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल अगर आप देखेंगे तो आपके 12 चैप्टर हैं। ठीक है, और इसका मैंने जो आपका जो तीसरा ब्लॉक है ना, खंड 3, यानी 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, 10वां और 11वां 12वां, ये 5 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, जो खंड नंबर 2 है, खंड नंबर 2 आप लोग देख रहे होंगे राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 6 उदारवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 मार्क्सवाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, खासतौर से 2 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूढ़िवाद और नारीवाद की अगर बात करूं, रूढ़िवाद भी इंपॉर्टेंट है और नारीवाद भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर आधुनिकता आ भी चुका है और रूढ़िवाद नारीवाद आ चुका है, यानी कहने का मतलब ये 5 चैप्टरों की अगर हम लोग बात करें तो 5 चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें से तीसरा चौथा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इससे क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिएगा दूसरा ब्लॉक को शुरू करते हैं। दूसरे ब्लॉक में जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं या जो आपसे एग्जाम में आ सकता हो, और इसका मैंने तीसरा ब्लॉक पढ़ा दिया है, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर के उसको चैनल पर देख सकते हैं। तो ठीक है, तो देखिएगा जो हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या रहेगा, उदारवाद या कह सकते हैं उदारवादी। ठीक है, इसमें जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, उदारवादी के सिद्धांत के विभिन्न चरण बताओ, यानी उदारवादी सिद्धांत जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और उदारवाद आपके पेपर में आने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी। तो उदारवाद के चलिए हम लोग क्या देख लेते हैं भाई, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो देखिएगा 3.3 में अगर आप लोग आएंगे तो क्या है, उदारवादी के सिद्धांतों के विभिन्न चरण। देखिएगा उदारवाद को कितने प्रकार से बांटा गया, उदारवाद की 3 श्रेणियां हैं, यानी उदारवाद जो है ना वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, जैसे पुरातनवादी उदारवाद है, आधुनिक उदारवाद है और नव उदारवाद है। यानी उदारवाद कितने प्रकार का है, उदारवाद 3 प्रकार का होता है भाई। पुरातन यानी सबसे पुराना, आधुनिक यानी मॉडर्न और नव उदार यानी न्यू उदारवाद। हालांकि जो कह सकते हैं जो नव उदारवाद है वो पुरातन उदारवादी से काफी प्रभावित है या मिलता जुलता है, यानी नव उदारवाद। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पुरातन उदारवाद क्या है। तो सबसे पहले उदारवाद को ही समझो। उदारवाद क्या होता है, उदारवाद का मतलब होता है कि जब राज्य व्यक्ति को अधिक से अधिक अधिकार देता है, अधिक से अधिक स्वतंत्रता देता है, उसी को हम उदारवाद कहते हैं। यानी जिस राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया गया है वो उदारवाद है। यानी जहां पर सरकार नागरिकों पर कम से कम शासन करती, यानी सरकार जो है नागरिकों पर कम से कम नियम कानून लगाती है और नागरिकों की स्वतंत्रता बहुत अधिक रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उदारवाद कहते हैं। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि उदारवाद में इस बात को बहुत महत्व दिया गया, खासतौर से अगर हम पुरातन उदारवाद की बात करें तो पुरातन उदारवाद जो है कानूनों की बात करता है और कहता है कि भाई कानून नागरिकों पर कम से कम लगाना चाहिए, ये उदारवाद कहता है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि नागरिकों को स्वतंत्रता अधिक देनी चाहिए। उदारवाद क्या है, नागरिक स्वतंत्रता के पक्ष में है। पहली बात क्या कह सकते हो कि उदारवाद नागरिक स्वतंत्रता की पक्षधर है, समझते हो, ये नागरिक स्वतंत्रता को क्या है, अधिक महत्व देता है पुरातन उदारवाद। अब वैसे भी अगर हम उदारवाद की बात करें तो कहता है, इसका कहने का मतलब उदारवाद का यह है कि भाई व्यक्ति जो है, उसके बाद बुद्धि है, उसके बाद विवेक है, वह अपने फैसले डिसीजन व्यक्ति क्या कर सकता है, स्वयं ले सकता है। ठीक है, राज्य को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि व्यक्ति क्या करे, व्यक्ति तो स्वतंत्र है, व्यक्ति तो स्वतंत्र होना चाहिए। व्यक्ति के पास बुद्धि है, विवेक है, वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपना विकास स्वयं कर लेगा। राज्य को व्यक्ति के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, पुरातन उदारवाद है। उदारवाद कहता है, देखो पुरातन उदारवाद कहता है, पुरातन उदारवाद यह भी माना जाता है कि व्यक्ति अपने हितों को किस प्रकार पूरा कर सकता है, स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। क्या करा है भाई, पुरातन उदारवाद कहता है कि व्यक्ति अपने हितों को कैसे पूरा कर सकता है। यानी कहा जा रहा, पुरातन उदारवादी कहते हैं कि भाई व्यक्ति अपने अधिकारों को या अपने हितों को पूरा करने के लिए स्वयं सक्षम है।
वो अपना निर्णय स्वयं लेगा। भाई व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं करना है, व्यक्ति अपना डिसीजन स्वयं ले लेगा नागरिक। उसके लिए सरकार को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए राज्य या सत्ताधारी को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी सरकार नागरिकों के मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। नागरिक जो है अपना डिसीजन, अपना निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है। कौन कह रहा है? पुरातन उदारवादी करें। क्या करें भाई रे? पुरातन उदारवादी कह सकते हो कि नागरिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। वो कहता कि नागरिक अपना स्वतंत्र है, इंडिविजुअल डिसीजन वो कोई भी ले सकता है। राज्य यानी सरकार को नागरिकों की जो निर्णय लेने की बात है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। यानी भैया टांग नहीं अड़ाना है सरकार को। राज्य को यह अनुमति नहीं थी कि वह अच्छे को, अपनी संकल्पना को व्यक्ति के परस्पर व्यवहार करे। यह विचार नकारात्मक स्वतंत्रता का है और हस्तक्षेप की सिद्धांत का नेतृत्व करता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि सरकार के आर्थिक कार्यों या क्रियाकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप ना करे। यानी सरकार को एक प्रकार से व्यक्ति के किसी भी काम में और व्यक्ति के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, यानी व्यक्ति अपना स्वयं फैसला खुद कर सकता है। सरकार को किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति भैया बुद्धिमान है, विवेकशील है, वह अपना डिसीजन स्वयं ले लेगा। इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक या वकालत करने वाले अधिकतर विद्वान, अगर हम लोग बात करें ज्यादातर जो विद्वान है पुरातनवादी कौन से हैं, वो कहते हैं, जैसे अगर आप देखोगे एडम स्मिथ, जेनरी बेंथम, जेम्स मिल, हॉबर्ट स्पेंसर जैसे का मानना है कि सरकार या राज्य व्यक्ति के कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप करे। यानी अगर बात करूं एडम स्मिथ हो, जेनरी बेंथम हो या स्टुअर्ट जेम्स मिल हो, हॉबर्ट स्पेंसर हो, हेनरी हो, इन सभी कह सकते हो कि राजनीतिक जो विद्वान हैं उनका मानना है कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप करे। भाई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है सरकार को नहीं बताना चाहिए कि व्यक्ति करे या न करे। व्यक्ति के लिए ज्यादा नियम कानूनों को बनाने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति अपना काम स्वयं कर लेगा, क्योंकि व्यक्ति भैया बुद्धिमान है, उसके पास बुद्धि है, विवेकशील प्राणी है, वो अपना डिसीजन स्वयं ले लेगा। यानी राज्य को कम से कम और न्यूनतम हस्तक्षेप करे। न्यूनतम हस्तक्षेप का मतलब होता है कि सरकार नागरिकों के किसी भी काम में ज्यादा नियम कानून ना बनाए। नागरिकों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में उदारवादी हैं, समझ रहे हो। इस प्रकार स्वतंत्रता के लिए इन राजनीतिक आर्थिक तर्कों के संयोजन को पुरातन उदारवादी हस्तक्षेप को व्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी आप लोग कह सकते हैं, अगर मैं बात करूं सरकार को कार्यों को सीमित करना, यानी सरकार को अपने काम को बहुत सीमित रखना चाहिए शासन के द्वारा। यानी सरकार अगर शासन कर रही है तो सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। नागरिकों को भैया खुली स्वतंत्रता दे दो। ठीक है, व्यक्तिजनों द्वारा अपनी नियति को स्वीकार करना, यानी व्यक्ति जो काम कर रहा है सरकार उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। व्यक्ति को हाईएस्ट यानी भैया अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने के पक्षधर में है। सरकार कहते हैं सरकार कम से कम शासन करे, और यहाँ कम से कम शासन करने का मतलब यह होता है कि सरकार नागरिकों पर कम से कम नियम कानून लगाए। यानी सरकार अपने कामों को सीमित करे और शासन व्यवस्था द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप करे। यानी नागरिकों के काम में ज्यादा टांग अड़ाने का काम सरकार ना करे, ये बात कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि भैया व्यक्ति को स्वतंत्रता दो, और व्यक्ति क्या करेगा, अपने निर्णय जो है वो स्वयं लेने में क्या है, सक्षम है। सरकार को ज्यादा परेशान और राज्य को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बात को कौन कहता है? पुरातन उदारवादी। अब हम लोग खास तौर से आधुनिक उदारवादियों की बात करेंगे। ठीक है, और आधुनिक उदारवादी जो हैं यह भी एक प्रकार से कह सकते हैं स्वतंत्रता की बात करते हैं। और इन लोगों का कहना है कि जो कामगार श्रेणी वर्ग है उसकी स्वतंत्रता की बात ये लोग कहते हैं, समझ रहे हो। यानी कहते हैं कि जो कामगार श्रेणी वर्ग है, यानी जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी स्वतंत्रता की ज्यादा बात करते हैं। इसके पश्चात उदारवादियों का अगर हम लोग बात करें, अगर आप देखें पुरातन उदारवादियों के बाद
कह सकते हो कि उदारवादियों का एक नया रूप आया है जिसे हम आधुनिक उदारवादी कहते हैं, जिसने कल्याणवाद के नाम से भी, यानी जो आधुनिक उदारवादी हैं उनको कल्याणवाद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, उदारवादी की इस कड़ी के चिंतकों का विश्वास था कि सरकार को उन बाधाओं को हटा लेना चाहिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में अड़े। भाई आधुनिक उदारवादी कहते हैं कि सरकार को व्यक्ति की स्वतंत्रता में जो भी रुकावट आ रही है उन सभी रुकावटों को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। कौन कहता है? ये आधुनिक उदारवादी कहते हैं। कौन कहता है? आधुनिक उदारवादियों का कहना था कि भाई व्यक्ति को स्वतंत्रता तो हमको देनी है, ठीक है, ये उदारवादी का मानना है। लेकिन आधुनिक उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता देने में, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता में अगर किसी प्रकार की बाधा आती है तो उस बाधाओं को खत्म कर देना चाहिए सरकार को। इस गुण या विवरण के मुख्य दाता टी.एच. ग्रीन थे। उनके अनुसार सरकार को अत्यधिक शक्ति प्रारंभ युग में स्वतंत्रता के विरुद्ध एक बाधा थी, यानी सरकार को अत्यधिक शक्ति अपने पास नहीं रखनी चाहिए। अगर सरकार अत्यधिक शक्तिशाली रहेगी तो भैया नागरिकों की स्वतंत्रता में बाधा रहेगी। अरे भाई एक बात बताओ, अगर सरकार के पास ज्यादा शक्ति रहेगी तो नागरिक स्वतंत्रता नहीं रहेगी। और इन लोगों का कहना है कि नागरिकों की स्वतंत्रता ज्यादा बड़ी है और नागरिकों को स्वतंत्रता में अगर कोई रुकावट है तो उसे खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, परंतु 19वीं शताब्दी के मध्य में ये शक्तियां भारी मात्रा में कम हो गई और फिर इसका न्यूनीकरण कर दिया गया। अब एक प्रकार की अड़चनें और समस्याएं पैदा हो गई हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे भैया गरीबी है, बीमारी है, भेदभाव है, शोषण है। आपको पता होगा कि जहां कहीं पर भी अगर हम देशों की बात करें, देश में भाई मेरे अगर गरीबी है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों का शोषण हो रहा है, लोग गरीब हैं, तो इन सब जो निर्धन लोग हैं सरकार को एक प्रकार से सकारात्मक सहायता इनको करनी चाहिए। यानी सरकार को आगे आकर के गरीबों की, निर्धनों की, जो लोग शोषित हैं, गरीब हैं, उत्पीड़ित हैं, उनको सरकार एक प्रकार से सहायता करनी चाहिए। यानी सकारात्मक सहायता प्रदान करने की भी लोग बात करते हैं। यानी सरकार जो है उन नागरिकों की स्वतंत्रता को तो भंग ना करे, नागरिकों की स्वतंत्रता को बढ़ाए। साथ ही साथ कह सकते हो कि जो आधुनिक उदारवादी उनका कहना है कि जो एक गरीब व्यक्ति है, जो बीमार लोग हैं, जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जो लोग शोषण का शिकार हैं, इन लोगों के साथ हमारी जो सरकारें होती हैं उनको एक प्रकार से सहायता करनी चाहिए। इसी को कल्याण की बात करते हैं। यानी लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात तो करते हैं, लेकिन साथ साथ जो गरीब वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उसको भी कहते हैं कि सरकार इनको सहायता करनी चाहिए। इसी को हम लोग भाई कल्याणवाद कहते हैं। कल्याणवाद नहीं, वेलफेयर। यानी सरकार जब गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, यानी जो लोग असहाय हैं, जो लोग विकलांग हैं, उनके लिए जब सरकारें किसी प्रकार की सब्सिडी या उनको सुविधाएं मुहैया करवाती, उसी को बोलते हैं कल्याणवाद। तो आधुनिक उदारवादी कल्याणवाद के भी पक्षधर। उनका कहना कि सरकार को कल्याणकारी काम भी करने चाहिए और जो गरीब जनता है उनके भलाई के लिए भी हमें काम करना चाहिए। लेकिन साथ साथ कह सकते जो आधुनिक उदारवादी हैं उनका कहना कि सरकार को उन सभी बाधाओं को हटा लेना चाहिए। यानी सरकार को ऐसी कोई भी बाधा ना खड़ी करे सरकार जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की बाधा आती है। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखना है। व्यक्ति की स्वतंत्रता में अगर कोई बाधा आ रही है तो उसको समाप्त कर देना चाहिए। इस बात को कौन कहता है? इस बात को कह सकते भाई मेरे आधुनिक उदारवादियों का कहना था। ठीक है, इस बात को कहते हैं। अब देखेगा जे.एस. मिल के पश्चात टी.एच. ग्रीन, एल.टी. और लास्की ने स्वतंत्रता की सकारात्मक संकल्पना विकसित की। ग्रीन ने अधिकार के सिद्धांत को अभिधारणा प्रस्तुत की और इस बात पर बल दिया कि राज्य सकारात्मक भूमिका निभाते हुए ऐसी स्थिति पैदा करे जिसमें व्यक्ति जन प्रभावी रूप से अपनी नैतिक स्वतंत्रता का, देखो अगर मैं बात करूं जे.एस. मिल हो, लास्की हो, ये लोग कहते हैं कि सरकार को एक ऐसी सिचुएशन पैदा करनी चाहिए। क्या कहते हैं? अगर मैं बात करूं आधुनिक उदारवादी कहते हैं कि भाई सरकार को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए, एक ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिसमें व्यक्ति अपनी नैतिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सके।
ठीक है। लास्की ने भी इस बात की वकालत की है कि निजी संपत्ति का अधिकार पूरी तरीके से मान्य नहीं है और राज्य आवश्यक रूप से लोगों के कल्याण और सुरक्षित करने का कार्य करे। यानी यहां पर लोग कहते हैं कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग भी कर ले और जो सरकार है वह कल्याणकारी काम को भी करना चाहिए। यानी सरकार, ये लोग कह रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, यानी जो सरकार है वह लोगों की भलाई के लिए भी कार्य करे। यानी ये लोग कल्याण की भी बात करते हैं, ठीक है। इनका कहने का मतलब यह है, यानी सरकार नागरिकों की स्वतंत्रता को भी ध्यान में रखे, नागरिकों की स्वतंत्रता में बाधा भी पैदा ना करे, ये लोग कहते हैं, यानी आधुनिक उदारवादी। साथ में भी करें कि जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो विकलांग हैं या जिसको हैंडीकैप बोलते हैं, इन लोगों की सहायता भी सरकारें करें, इनको भी मदद मुहैया करवाने का काम कौन करे? सरकार करे, यानी राज्य करे। इस बात को कौन कहता है? आधुनिक उदारवादी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो नव उदारवादी हैं, ठीक है। अब देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर बात करूं तो पश्चिमी देशों में अगर आप देखोगे 3 दशकों में आधुनिक उदारवादियों की सफलता को सिद्ध किया। हालांकि 1970 में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम देशों में आर्थिक जो वृद्धि थी वो कम हो गई थी। आप सबको पता होगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे देशों में जो आर्थिक गति थी वह धीमी पड़ गई, जिसके कारण आधुनिक उदारवादी एक केस को गंभीर चुनौती मिली। 1 दशक में आर्थिक मंदी और कल्याणकारी राज्य के सामाजिक लाभों के संरक्षण ने सरकार को अत्यधिक कर देने और व्यापक कर्ज की ओर ढकेल दिया और अर्थव्यवस्था में असफलता दर्शाई थी। जहां आधुनिक उदारवादियों ने औद्योगिकरण व्यवस्था को गिरते जीवन को चुनौती का सामना किया। अगर मैं बात करूं, जो आधुनिक उदारवादी थे उन्होंने देखा भाई कि अर्थव्यवस्था गिर रही थी, बाजार गिर रहा था, खास तौर से ये सारी जो चीजें थी वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हो रही थी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, अगर आप बात करोगे कि जिसको हम नव उदारवादी कर रहे हैं, नव उदारवादी कल्याणकारी राज्य की आलोचना करते हैं। यानी नव उदारवाद जो है कल्याणकारी राज्य को नहीं मानता है। कल्याणकारी राज्य क्या है? कल्याणकारी राज्य वह होता है जो गरीब नागरिकों के लिए मदद करता है। जो व्यक्ति असहाय है, जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो उपेक्षित है, उसकी मदद जब राज्य उसको किसी प्रकार की सब्सिडी देता सेवा, भाई कल्याण। यानी कह सकते हैं नव उदारवादी कल्याणकारी राज्य की आलोचना करता है, इसलिए यह राज्य के कार्यों का प्रतिरोध करता है और आर्थिक गतिविधियों में राज्य का कोई नियंत्रण नहीं चाहता है। यानी नव उदारवादी चाहते हैं कि सरकार को आर्थिक सहायता नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हो? ये कह रहे हैं यानी पैसे, यानी व्यक्तियों की पैसे की मदद मत करो, ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य के मुख्य दाता कह सकते मिल्टन है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन चिंतकों ने महसूस किया कि कल्याणकारी राज्य का विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता में अहित है। यानी कहते हैं कि जब राज्य कल्याणकारी होगा, जब राज्य नागरिकों की सहायता करेगा, इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो सकती है, क्योंकि यह संसाधनों को अधिक योग्य व्यक्तियों से कम योग्य व्यक्तियों में बलपूर्वक हस्तांतरण करेगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता को फिर भी स्थापित करने की दिशा में इन्हें हस्तक्षेप करने के सिद्धांत को फिर स्थापित करने के लिए कहा, न केवल आर्थिक क्षेत्र में। देखो, कह सकते हो कि जो नव उदारवादी हैं उनका कहने का मतलब है कि सरकार को कल्याणकारी कामों को नहीं करना चाहिए, सरकार को व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखने की बात करते हैं। कहते हैं कि अगर हम कम योग्य व्यक्ति को अगर शक्ति प्रदान करेंगे तो इससे स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी। यानी कह सकते कि जो नव उदारवादी हैं वो स्वतंत्रता के बहुत बड़े पक्षधर हैं और उनका कहने का मतलब क्या है कि कल्याणकारी राज्य को नहीं मानते हैं। उनका कहने का मतलब यही था कि सरकारें जो होती हैं उनको नागरिकों को सब्सिडी, यानी तमाम तरह की जो फ्रीबी, जिसको आप देखते हो हमारे यहाँ सरकारें बहुत सारी, भाई कोई 5 किलो राशन बांट रहा है, कोई बिजली दे पानी दे रहा, कोई फ्री दे रहा, जो ये यानी ये लोग कल्याणकारी राज्य को नहीं मानते हैं। इनका कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता सबसे बड़ी है और नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप न करें। और कल्याणकारी राज्य की आलोचना कौन करते हैं? नव उदारवादी करते हैं। क्या नव उदारवादियों ने क्या किया है? कल्याणकारी राज्य की एक प्रकार से कह सकते हैं इन्होंने आलोचना की है, ठीक है। तो खास तौर से ये उदारवाद को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यानी कि तीसरा चैप्टर जो रहेगा वो पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे देख लीजिएगा। उदारवाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक मिलेगा ही मिलेगा, एक कंफर्म मैं आपको बता रहा हूं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा?
मार्क्सवादी और मार्क्सवाद। एक चीज मैं बता दूं, जो मार्क्सवाद है एक खास तौर से मजदूर वर्ग की बात करता। किसकी बात करता भाई? मजदूर वर्ग, ठीक है। और दूसरा किसकी बात करता है? पूंजीपति वर्ग, ठीक है। किसकी बात करता है? मजदूर और पूंजीपति वर्ग। मार्क्सवाद कहता है कि हमारा जो समाज है उसमें पूंजीपति और मजदूर वर्ग में पूरा समाज बट गया है। क्या कहता है मार्क्सवाद? कि पूरा जो समाज है वो दो वर्गों में बटा है, ठीक है। एक तो भैया मजदूर है और दूसरा हमारा पूंजीपति। और पूंजीपति जो है उसने सभी चीजों पर क्या कर लिया है? अपना अधिकार कर लिया है, ठीक है। पूंजीपति के पास पैसा है, उसके पास कंपनी है, उसने हर एक चीज पर अपना कब्जा कर लिया है। और जो मजदूर है वो बेचारा काम कर रहा है और एक प्रकार से उसको जितनी चीजें मिलनी चाहिए, जितनी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, जितना उसको सैलरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमारे समाज में मजदूर और पूंजीपति में एक प्रकार का संघर्ष हो गया है। इसी को कह सकते कि मार्क्सवाद जो है वो वर्ग संघर्ष को बताता है। खास तौर से जो मार्क्सवाद है उसके मुख्य विचारक कार्ल मार्क्स हैं और लेनिन हैं। क्या नाम है दो लोगों का? एक है भाई मेरे कार्ल मार्क्स और दूसरा इसमें कौन से हैं? लेनिन। कार्ल मार्क्स इसी बात को कहता कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, एक है पूंजीपति और एक है मजदूर वर्ग। पूंजीपति सारा फायदा उठा लेते हैं और मजदूरों को कुछ नहीं मिलता है। इसकी बात कौन करता है? मार्क्सवाद करता है। तो हम लोग बात करेंगे कि मार्क्सवाद का बुनियादी सिद्धांत कौन कौन सा, मार्क्सवाद किसकी बात करता है। तो मार्क्सवाद सबसे पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करता है। तो मार्क्सवाद के सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा मार्क्सवाद के हम सिद्धांतों की बात करेंगे तो सबसे पहले मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है उसको बोला जाता है भाई मेरे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इतिहास की व्याख्या करता है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है कार्ल मार्क्स है और एंगल द्वारा विकसित एक वैज्ञानिक विधि है। यह कहता है कि खास तौर से जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था यह कहता है कि अगर आप देखोगे इसका कहना था द्वंद्व यानी हर जगह दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे एक पुरानी विधि है विचारों में हर व्यक्ति के में कहता हूं भाई मेरे द्वंद्व रहता है। देखा होगा ना कि जैसे पुरानी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसमें एक प्रकार से द्वंद्व है, विरोधाभास है। जैसे मेरा कुछ मानना है, तुम्हारा कुछ मानना है, ठीक है। इसी को क्या कहता है? द्वंद्व कहता है। हीगल ने संवाद और प्रतिसंवाद और संश्लेषण को तीनों को विकसित किया। यानी अगर आप देखेंगे जो कार्ल मार्क्स है उसका गुरु कौन है? हीगल है, ठीक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है त्रिगुण के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रगति और विकास के बीच में द्वंद्व को मानता। किन दो चीजों के बीच में द्वंद्व है भाई मेरे? प्रगति, याद रखिए क्या है? प्रगति और विकास, ठीक है। दो अलग अलग चीजें हैं। प्रगति और प्रगति यानी अगर आप कह सकते प्रगति अलग चीज है, विकास तो डेवलपमेंट को बताता है, प्रगति अलग चीज करती है। तो दोनों के बीच में क्या द्वंद्व है? विकास की प्रत्येक अवस्था में यह विरोधाभास व्यक्त किया जाता है। यह विरोधाभास आने वाले परिवर्तन, प्रगति और विकास से प्रेरित है। संवाद इसके प्रति संवाद के द्वारा चुनौती देता है। दोनों में सच्चाई और असत्यता है। संवाद और प्रति संवाद के संघर्ष के परिणाम स्वरूप सच्चाई बरकरार रहती लेकिन असत्य नष्ट हो जाता है। ये असत्य के तत्व में विरोधाभास को जन्म देता है। संवाद और प्रति संवाद के सच्चे तत्व संश्लेषण के साथ मिल जाते। देखो एक बात बताऊं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बताता दो चीजों के बीच में द्वंद्व है। पहला द्वंद्व भैया किसमें है? पहला द्वंद्व प्रगति और किसमें है? प्रगति और मैंने आपको बताया था प्रगति और विकास में द्वंद्व है। दूसरा ये लोग कहते हैं कि संवाद और प्रति संवाद जो है इसके बीच में हम लोगों को क्या है? द्वंद्व देखने को मिलता है। द्वंद्व का मतलब है जैसे दो व्यक्ति हैं, आपका मानना कुछ है और मेरा मानना कुछ है, मैं कुछ कहता हूं आप कुछ कहते हैं, इसी को बीच को हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है, ठीक है। अरे कह सकते हैं कि हीगल ने बताया था। अब हम लोग बात करेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। ऐतिहासिक भौतिकवाद ये बताता है, कहता है इसने, और ऐतिहासिक भौतिकवाद ने क्या किया है? इतिहास को चार भागों में बांटा है। क्या लिखोगे? ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? इसने विश्व इतिहास को चार भागों में बांटा। पहला इसने क्या बोला? प्रारंभिक साम्यवाद। प्रारंभिक साम्यवाद का मतलब होता है कि जब व्यक्ति भाई कह सकते कि पाषाण काल में रहता था
पाषाण काल में कह सकते जब व्यक्ति जंगलों में रहता था, पता होगा ना। साम्यवाद को देखा होगा ना, प्रारंभिक साम्यवाद उसको बोलते हैं कि भाई आप सबको ऐसे ही पता कि पहले व्यक्ति जंगलों में रहता था, ना तो वहां पर कोई शहर था, ना तो सिटी थी, ना तो कोई जाति थी, ना तो कोई वर्ग था वहां, तो ना तो कोई किसी का शोषण करता। तुमको पता होगा कि पहले हम लोग, मनुष्य ने जब जन्म लिया तो वह जंगलों में जीवन यापन करता था, तो उसको कहता कि वहां किसी प्रकार का अगर आप देखेंगे तो वर्ग नहीं है, वहां पर कोई संघर्ष नहीं था, व्यक्ति जंगलों में रहता था, जो कुछ मिलता था मार करके खा जाता था। इसको बोलता है कि प्रारंभिक साम्यवाद है। फिर उसके बाद क्या है, दास प्रथा चली ना। दास प्रथा आप लोग जानते हो कि जहां पर स्वामी आया और एक दास आया। दास प्रथा कह सकते हो कि आगे आई जब लोगों ने दास बनाना शुरू किया। दास प्रथा जानते हो कि एक मालिक होता है और उसका एक दास होता है। तो दास प्रथा में भी कह सकते समाज दो भागों में बटा, एक स्वामी होता था जो उसका मालिक होता था, एक दास होता था, समझ गए। तो वहां क्या था कि भाई एक दास होता था, एक मालिक होता था, और दास और मालिक में हमेशा क्या होता था, संघर्ष होता था, ठीक है। फिर दास प्रथा के बाद क्या भी सामंतवाद है। सामंतवाद जो कह सकते किसानी प्रथा में होता। सामंतवाद में अगर आप देखोगे तो एक तरफ जमींदार होता, दूसरी तरफ किसान होता। जमींदार क्या करता, किसानों का शोषण करता है। जिस प्रकार से मालिक दास का शोषण करता, उसी प्रकार से सामंतवाद में आप लोग कह सकते हैं कि जहां पर जो जमींदार होता है वह किसानों का शोषण करता है। यानी सामंतवाद में भी हमारा समाज दो वर्गों में बटा। एक तो भैया क्या होता था, एक तो होता था किसान और दूसरा होता था जमींदार। फिर उसके बाद है भैया पूंजीवाद। पूंजीवाद की हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। पूंजीवाद में क्या होता है, एक तरफ होता भाई मेरे पूंजीपति और दूसरा तरफ होता मजदूर। यानी पूंजीपति क्या करता, मजदूरों का शोषण करते हैं। यानी पूरा जो हमारा समाज होता है वह कह सकते दो वर्गों में बट गया है। एक तरफ भाई है पूंजीपति और दूसरा तरफ हमारा क्या है, मजदूर वर्ग है। यानी हर समय कह सकते जो समाज है दो वर्गों में बटा रहा है। एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग का शोषण करता है। जिस प्रकार से दास प्रथा में कह सकते हो कि जो मालिक था, जो स्वामी था, वो दासों का एक प्रकार से शोषण करता था। सामंतवाद में जो कह सकते कि जो एक प्रकार से कह सकते जो भूमि के मालिक थे, जिसको हम बोलते जमींदार, या जमींदार जो होते थे वह किसानों का शोषण करते थे। पूंजीवाद में जो पूंजीपति मजदूरों का शोषण करता है। अब देखिए प्रारंभिक साम्यवाद क्या, प्रारंभिक साम्यवाद में क्या था कि यह एक ऐसा काल था जहां पर लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं होती थी। अरे भाई जब व्यक्ति जंगलों में रहता था, प्रारंभिक साम्यवाद में उसको बोलते हैं कि जब व्यक्ति जंगलों में रह करके कंदमूल फल खा करके जीवन यापन करता था। और प्रारंभिक साम्यवाद में किसी के पास भैया संपत्ति नहीं होती थी, कोई किसी का शोषण ही नहीं करता था। प्रारंभिक साम्यवाद में सब जंगल में रहते थे और वहां पर जंगल में कोई वर्ग भी नहीं होता था, वर्ग विहीन समाज था, ठीक है। और ना तो वहां पर राज्य था। कह सकते कि उस समय का जो समाज है उसको कार्ल मार्क्स वाल मार्क्स जो है बहुत अच्छा समाज मानते हैं, क्योंकि इनका मानना है वहां किसी का, यानी प्रारंभिक साम्यवाद में कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करता था और जो समाज है वर्गों में बटा नहीं था, समाज में कोई संघर्ष नहीं था। लोग पत्थर से हथियार, पत्थरों के हथियार से मछली में फंसा करके एक प्रकार से चीजों को खाते थे और कोई किसी का शोषण नहीं करता था। और यहाँ पर कोई वर्ग नहीं था, ना तो कोई वर्ग संघर्ष था, ना कोई राज्य था, यहाँ कोई किसी का शोषण नहीं करता था। यानी प्रारंभिक साम्यवाद में जब लोग जंगलों में रहते थे, ना तो कोई वर्ग था, ना किसी के पास कोई संपत्ति थी, ना तो कोई किसी का शोषण करता। यानी ये लोग, यानी जब लोग जंगलों में रहते थे और ना कोई किसी का शोषण करता था, ना तो किसी के पास संपत्ति थी और ना तो कोई समाज वर्गों में बटा थी, इसको ये लोग अच्छा मानते। कहते हैं देखो मार्क्सवाद खास तौर से वर्ग संघर्ष का विरोध करता है। यानी कहता कि समाज जब दो वर्गों में बटेगा तो एक वर्ग दूसरे वर्ग का क्या करेगा, शोषण करेगा ना। तो मार्क्सवाद यही कह रहा है कि भाई जो ये पूंजीपति है मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। यानी प्रारंभिक साम्यवाद जब व्यक्ति भैया जंगलों में रहता है तो उसको अच्छा बता रहा है। प्रारंभिक साम्यवाद के बाद क्या आया था, अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था ना दास प्रथाई। दास प्रथाई, तो दास प्रथा में क्या होते थे भैया, गुलाम होते थे, ठीक है। और दास प्रथा में गुलाम होते थे और जो उनके मालिक होते थे उनका शोषण करते थे, दमन करते थे। दास प्रथा के बाद अगर आप देखेंगे तो सामंतवाद आया। कौन क्या आया है, सामंतवाद आया, जिसमें अगर आप देखेंगे तो क्या होता, एक तरफ भाई सामंतवाद में अगर आप देखेंगे जमींदार होता था, दूसरी तरफ किसान होते थे। जमींदार किसानों का शोषण करता था, तो यहां पर भी समाज दो वर्गों में बटा। फिर भाई आया पूंजीवाद का आगमन हुआ और पूंजीवाद में कह सकते तकनीकी का विकास हुआ और उत्पादन खूब होने लगा, बड़ी बड़ी कंपनियां लगी, इंडस्ट्री लगी, जिस कह सकते कि उत्पादन की सभी चीजों पर पूंजीपति का अधिकार हो गया। और कह सकते एक प्रकार से जो मजदूर है
और यानी मजदूर और पूंजीपति में कह सकते कि जो हमारा समाज है वह पूरी तरीके से बट गया और समाज में कह सकते एक प्रकार से हमको संघर्ष दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे कि मार्क्सवाद में एक और चीज आती है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब बात करूं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का सिंपल से एक बात बता देता हूं, इसका मतलब क्या है। जैसे भैया मान लो मैं मजदूर हूं, क्या हूं, मान लीजिए कि एक मजदूर है या मैं मजदूर हूं, कुछ भी मान लीजिए। मान लो एक मजदूर जो है वो नौकरी करता है, ठीक है, और एक महीने में उसने 50,000 रुपए, कितने के, उसने व्यक्ति ने 50,000 रुपए का सामान बनाया जो मार्केट में बिकेगा तो 50,000 उससे मिल जाएगा। यानी एक जो मजदूर था उसने इतनी चीजों को बनाया है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक मजदूर, मैंने बताया कि 50,000 रुपए का वो महीने भर में उसने सामान बनाया, ठीक है, 50,000 का भैया मैं मजदूर हूं और मैंने सामान बना दिया, ठीक है, लेकिन मेरी सैलरी जो है जहां मैं काम करता हूं मुझे मात्र 10,000 रुपया मिलता है। इसका मतलब क्या है कि 40,000 जो रुपया है जिसके यहां मैं नौकरी करता हूं 40,000 का मुनाफा कमा रहा है। समझ रहे हो, इसी को बोलते अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। यानी ये मार्क्सवादी विचारक कहते हैं कि अगर भाई मेरे कोई मजदूर है, अगर 2 लाख का सामान बनाता है, 2 लाख का अगर वो सामान बना रहा, उसके काम करने से 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और उसकी सैलरी 50,000 है, तो यानी 1.5 लाख रुपए का मजदूर को घाटा हो रहा है। समझ रहे हो, तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत में कहा गया है कि अगर कोई मजदूर महीने भर में 50,000 का सामान बना रहा है तो उसकी सैलरी भी 50,000 होनी चाहिए। इस बात को यहां पर कहा जा रहा है, आप समझ रहे हो। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बताता है कि जो कोई मजदूर अगर किसी कंपनी में काम करता है, अगर किसी इंडस्ट्री में काम करता है, कहीं पर भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत ने बताया कि अगर आपने, मान लो तुम हीरो हो और तुमको फिल्म बनाने से, तुमने फिल्म बनाया, तुम हीरो थे फिल्म में और फिल्म बनाया तुमने और फिल्म ने भैया 1,000 करोड़ कमा लिए। कितने? 1,000 करोड़ कमा लिए। तो तुमको भी 1,000 करोड़ रुपए तुमको पैसा मिलना चाहिए। समझ रहे हो, ये कहा जा रहा है, आप समझ रहे हो। ये नहीं कि तुमको 100 करोड़ रुपए तुमको पैसे पहले काम कर लिया। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यही कहता है, क्योंकि हमारे यहां यही होता है कि अगर कोई मजदूर 50 और 1,000 रुपए का काम कर रहा है तो उसको सैलरी 5,000 मिलती, 45,000 का घाटे में चल रहा हो ना। तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में मार्क्सवादियों का कहना यही है कि मजदूर का शोषण हो रहा है। यानी इसको लोग शोषण कहते हैं कि जो पूंजीपति है वो तो बहुत मुनाफा कमा ले रहा है, मजदूर बेचारा घाटे में चल रहा है, उसका शोषण हो रहा है। यानी उनको, उन मजदूरों को कम वेतन दिया जा रहा है, लाभ पूंजीपति अतिरिक्त कमा रहे हैं। मार्क्सवादी के अनुसार यह मजदूरों का शोषण है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। यानी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में उन्होंने कहा कि भाई मेरे, कि अगर एक मजदूर 2 लाख का काम कर रहा है तो उसको अगर तुम 10,000 सैलरी दे रहे हो तो 1,90,000 का घाटा है उसको। यानी जितना किसी मजदूर ने वैल्यू बदी, यानी जिसकी, उस व्यक्ति ने जितनी कीमत का सामान बनाया है उतनी कीमत उसे, उसको सैलरी मिलनी चाहिए। ये अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को कहा गया है। और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अगर नहीं मिलता है कि भाई अगर मैं 50,000 का काम करता हूं और मुझे 10,000 सैलरी मिलती है तो क्या है, ये मजदूरों का शोषण है और इसको खत्म होना चाहिए। कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है वो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की बात करता है कि मजदूरों को बराबर वैल्यू की सैलरी मिलने चाहिए, क्योंकि पूंजीपति इससे बहुत मुनाफा कमा लेता है कि पूंजीपति किसी को 10,000 की सैलरी में रखता है, उसको महीने का 10,000 देता है, खुद उससे काम करवा करके वो लाखों रुपए कमा रहा है। एक प्रकार का शोषण है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। और कहता है मार्क्सवाद कहता है कि समाज में वर्ग संघर्ष है। वर्ग संघर्ष क्या है? मार्क्स के अनुसार अभी तक सभी समाजों में, इतिहास में वर्ग संघर्ष रहा है। कार्ल मार्क्स कहते हैं आप कोई भी समाज उठा करके देख लीजिए, उस समाज में 2 वर्ग हैं कि भाई मेरे, जब सामंतवाद था तो वहां किसान था और एक प्रकार से जमींदार था। किसान जमींदारों का शोषण करते थे और किसान में और जमींदार में संघर्ष था। उसी प्रकार से कहते हैं कि जब यानी दास प्रथा थी तो भाई जो मालिक था वो दासों का शोषण करता था, मालिक और दासों में संघर्ष था। उसी प्रकार से आज जब पूंजीवाद आया है, क्या उसी प्रकार से जब आज पूंजीवाद आया है तो आज कह सकते पूंजीपति मजदूरों का शोषण कर रहे हैं और इससे यानी समाज में 2 वर्ग बन गया है। और इस समाज में एक तरफ पूंजीपति है और एक तरफ मजदूर वर्ग है, और पूंजीपति और मजदूर में क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है।
ठीक है, और ये समाज में संघर्ष को समाप्त होना चाहिए। क्या कार्ल मार्क्स से भी कहते हैं वर्ग संघर्ष यही है। ये कह रहे हैं कि भाई कि समाज में संघर्ष हो गया है। अब जब दास प्रथा थी, दास प्रथा में कह सकते स्वामी मालिक में संघर्ष था। सामंतवाद में कह सकते हो कि किसान में और जो सामंत है या कह सकते जो जमींदार उसमें संघर्ष था। पूंजीवाद में पूंजीपति में और कह सकते हो कि भाई मजदूर में संघर्ष है। तो ये संघर्ष तो समाज में हमेशा चलता रहेगा। इस संघर्ष को समाप्त करने की जरूरत है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हे मजदूरों उठो और तुम क्रांति कर दो। यानी जो मार्क्सवाद है वो किसकी बात करता है? क्रांति की बात करता है। और कैसी क्रांति की बात करता है? खूनी क्रांति की बात करता है। किसकी? खूनी क्रांति की बात करता है। ये कहता है, ठीक है, मैंने क्या आपको बताया, यानी मार्क्सवाद कहता है कि हे मजदूरों उठो और तुम खूनी क्रांति कर दो। जब तक इन पूंजीपतियों का खात्मा नहीं होगा तब तक समाज में जो संघर्ष है वो चलता रहेगा। समाज में मजदूरों को बराबरी का मौका तभी मिलेगा जब ये पूंजीपति समाप्त हो जाएगा। और मार्क्सवाद का बहुत यानी कह सकते बहुत मानना ये था कि समाज में जब तक वर्ग रहेगा तब तक संघर्ष होता रहेगा और मजदूरों का हमेशा शोषण होता रहेगा जब तक ये पूंजीपति बनते रहेंगे। यानी मार्क्सवाद कहता है कि साम्यवाद की बात करता है। ये कहता है कि जब लोग भैया जंगलों में रहते थे न तो कोई वर्ग था, और खास तौर से राज्य का भी विरोध करता है। यानी मार्क्सवाद जो है वो कहता कि जब जब राज्य होगा तो राज्य हमेशा पैसे वाले के सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। यानी राज्य जो है हमेशा पैसे वाले या पूंजीपति के सपोर्ट में खड़ा होगा। राज्य तो होना ही नहीं चाहिए, इस बात करता है। और समाज में ना तो वर्ग होना चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं, यानी मार्क्सवाद कहता है कि क्रांति की बात करता है और एक रेडिकल क्रांति यानी खूनी क्रांति की बात करता है। कहता है कि मजदूर ज्यादा संख्या में है। क्या है? मजदूरों की संख्या बड़ी है और पूंजीपति मुट्ठी भर आदमी हैं। तो मजदूर अगर पूंजीपतियों को खत्म कर देंगे तो भैया समाज में सब मजदूर बचेगा और एक मजदूर दूसरे मजदूर का क्या है? शोषण नहीं करेगा। और इसी से हमारे समाज में जो वर्ग संघर्ष है वो समाप्त हो जाएगा। और जब भाई सारे पूंजीपति मर जाएंगे और खाली मजदूर बचेगा तब साम्यवाद आएगा। तब वही जमाना फिर लौट करके आएगा जी। ये लोग कहते हैं फिर वही समय लौट करके आएगा जब समाज में कोई किसी का शोषण नहीं करेगा और जब समाज में जब राज्य ही नहीं, राज्य विहीन समाज की बात करता। यानी मार्क्सवाद कहता कि राज्य तो होना ही चाहिए। यानी स्टेट को नहीं मानते लोग, राज्य को नहीं कहते कि जब अगर राज्य बना दोगे तो फिर राज्य हमेशा एक प्रकार से कहते हैं कि वो अमीरों के समर्थन में या पैसे वालों के समर्थन में, पूंजीपतियों के समर्थन में हमेशा राज्य का, यानी सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तो है। यानी जो सर्वहारा वर्ग है उसका एक प्रकार की स्थापना करनी हमको जरूरी है। और पूंजीपति को समाप्त करके जो मजदूर वर्ग है एक प्रकार से, यानी समाज में संघर्ष नहीं होना चाहिए और समाज में वर्ग नहीं होना चाहिए और राज्य का विरोध करने की में मार्क्सवाद, यानी मार्क्सवाद कह सकते हैं एक प्रकार से रेडिकल खूनी क्रांति की बात करके कह सकते हो कि यानी एक प्रकार से साम्यवाद का बात करता है। और ये कहता है कि समाज में जो संघर्ष है वो संघर्ष समाप्त होना चाहिए। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि मजदूरों की एक बहुत बड़ी आवाज है और एक रेडिकल क्रांति की बात करता है। मार्क्सवाद का बेसिक थ्योरी है और मार्क्सवाद की विशेषता भी यही है। तो पेपर में भी आपको आएगा तो साम्यवाद वही है भाई मेरे। साम्यवाद का सिंपल सी बात वही है कि एक ऐसा समाज का हम लोग निर्माण करें जहां पर कोई वर्ग ना हो, किसी के पास कोई संपत्तियां ना हो, और जब वर्ग नहीं रहेगा तो कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, और जब कोई किसी का शोषण नहीं करेगा कोई वर्ग नहीं रहेगा, और तब यह साम्यवाद आ जाएगा। यही कह सकते कार्ल मार्क्स और मार्क्सवाद की क्या है? पूरी मूल विचारधारा है। और कह सकते यही मार्क्सवाद की विशेषता भी है और यही मार्क्सवाद है। पेपर में अगर आपके एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, तो आपको यही लिख करके आना। और मार्क्सवाद में कह सकता हूं इसके आने की जो संभावना है एग्जाम में सबसे हाई रहेगी और मार्क्सवाद आएगा ही आएगा। ठीक है, आएगा तो आपको सेम ही लिख करके आना। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा? रूढ़िवाद, जिसमें हम लोग बात करेंगे रूढ़िवाद की चारित्रिक विशेषताएं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। भाई रूढ़िवाद आ सकता है और इसकी चारित्रिक विशेषताओं को ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं रूढ़िवाद की जो कौन कौन सी इसमें विशेषताएं इसमें से दी गई हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता और आ सकता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेगा रूढ़िवाद
चारित्रिक यानी रूढ़िवाद की विशेषता भी कह सकते हो, या चारित्रिक यानी रूढ़िवाद का कैरेक्टर क्या है। जैसा कि बर्क ने घोषणा की, संरक्षण करने की इच्छा रूढ़िवाद विचारधारा में अंतर्निहित विषय, यानी संरक्षण करने की जो इच्छा है वह रूढ़िवाद की विचारधारा में है। हालांकि यह एकमात्र उद्देश्य नहीं है जो सभी तरह के रूढ़िवाद प्राप्त करना चाहते हैं। अधिनायकवादी रूढ़िवाद अक्सर प्रतिक्रियावादी होता है। यह तो बदले के लिए उपजे से इनकार करता है और समय पर वापस मोड़ने का प्रयास। क्रांतिकारी रूढ़िवाद शब्द कट्टरपंथी रूढ़िवाद का उपयोग करता है। रूढ़िवाद यानी पुरानी, रूढ़िवाद उसको कहते हैं भाई जो पुरानी परंपराओं की बात करता है। रूढ़िवाद में क्या रहता है, कट्टरपन बहुत रहता है, यानी वो लोग पुरानी परंपराओं को लेकर के बहुत ज्यादा कट्टर हो जाते हैं। क्रांतिकारी चरित्र के रूढ़िवाद रंग में रंगने का पुनः प्रयास किया, फिर भी स्थापित करने या बहस करने के लिए किया जाता है। यानी रूढ़िवाद एक प्रकार से क्या करता है, क्रांति की बात करते हैं, यानी वो कहता कि जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुराने रीति रिवाज हैं, वही ही चलने चाहिए। उनको लेकर के उनमें क्या रहती, रूढ़िवादियों में कट्टरता रहती। यानी रूढ़िवाद आप कह सकते हैं जो व्यक्ति या जो लोग या जो विचारधारा पुरानी परंपराओं को में ज्यादा विश्वास करती है, या आप लोग कह सकते हैं कि पुरानी परंपराओं को लेकर के वह ज्यादा उसमें विश्वास है, या पुरानी परंपराओं की उसकी मान्यता अच्छी है, या पुरानी परंपराओं को लाना चाहती है, वो रूढ़िवाद है। रूढ़िवाद की पहली विशेषता क्या है कि इतिहास और परंपरा की बड़ी बात करता है रूढ़िवाद। किसी भी प्रकार के रूढ़िवाद के लिए बुनियाद के लिए इतिहास और परंपरा बड़ी भूमिका है। यानी रूढ़िवाद हमेशा इतिहास की बड़ी बात करेगा, इतिहास में हमने ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, या हमारी परंपरा ये है। इतिहास में इसकी अनिवार्यता में कमी अनुभव के अलावा और कुछ नहीं है। यह मानवीय संबंधों के मामलों में निम्न स्तर पर ले जाने, यानी जो रूढ़िवाद है वह आगे की बात नहीं, हमेशा निम्न स्तर की बात करता है। वैधता प्रदान करना इतिहास का काम, यानी रूढ़िवादी हमेशा जो वैधता होती है एक प्रकार से इतिहास से लेते हैं, यानी पुरानी चीजों से लेते हैं। चीजों को प्रमाणित करने से एक रूढ़िवाद के रूप में देखने का, यानी मैन हेम लिखते हैं, अतीत की घटनाओं का अनुभव करना। यह सच है कि इतिहास रेखीय और कालक्रमिक फैशन में व्यक्ति नहीं किया गया है, लेकिन संरचनाओं, समुदाय, आदतों पीढ़ी दर पीढ़ी दृढ़ता के बाद व्यक्त करता है। उस मामलों में इतिहास का अनुभव की शुद्धता एक अस्थायी रूढ़िवाद पर, यानी रूढ़िवाद कह सकते जो है एक प्रकार से क्या करता है, अतीत यानी पुराने समय की जो चीजें रहती हैं उन पर क्या करता है, एक प्रकार से उनको उन पर ज्यादा गर्व अनुभव करता है। यानी रूढ़िवाद में रूढ़िवादी जो व्यक्ति रहेगा पुरानी परंपराएं, पुराने रीति रिवाज, पुरानी जो चीजें रहेंगी, अतीत की घटनाओं पर उसको एक प्रकार से ज्यादा रहता है। और यह पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा क्या करता है कि उन्हीं चीजों को लेकर है। बर्क और बाकी लोगों उल्लेख करके दिखाया कि सामाजिक वास्तविकता एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के माध्यम से समझ सकते हैं। हम यह नहीं जानते कि हम कहां हैं, कहां जा रहे हैं, उसके बारे में बहुत कम जानते। यहां तक कि हम ना जाने कि हम कहां तक पहुंचे हैं। यह इतिहास की रूढ़िवादी दर्शन, यानी रूढ़िवाद जो है नहीं देखता कि हम कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कब पहुंचेंगे, बल्कि वो कह सकते हैं एक प्रकार से जो पुरानी, यानी रूढ़िवाद जो है एक प्रकार से कह सकते सपनों में जीता है, वास्तविकता में नहीं। रूढ़िवादी हमेशा के भैया कह सकते सपनों में रहते हैं, यानी पुरानी ख्यालों में या पुरानी दुनिया में और पुरानी चीजों में क्या है कि जो रूढ़िवाद है हमेशा खोया रहता है। रूढ़िवाद हमेशा इतिहास में और परंपराओं में बड़ा विश्वास करता है। रूढ़िवाद की पहली विशेषता और पहली खासियत यही है, ये इतिहास की बड़ी बातें करे। इतिहास में हमने ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, पुराने समय में हमारा इतिहास ऐसा था, हमारा देश ऐसा था, या पहले हमारी जो, यानी रूढ़िवाद जो है परंपराओं में बड़ा विश्वास करता कि हमारी परंपरा ये है, हमारा कल्चर ये है, हमारे यहाँ ऐसा होता वैसा होता है। इन चीजों में आप लोग कह सकते कि रूढ़िवाद बड़ा रहता है। रूढ़िवाद वही जो पुरानी परंपराएं, पुराने रीति रिवाज, ऐतिहासिक चीजों में बड़ा विश्वास करता है। इसलिए इसकी पहली खासियत है, पहली विशेषता भी यही है कि इतिहास पर बड़ा गर्व अनुभव करता, अतीत की घटनाओं को ज्यादा अनुभव करता है। यानी ये परिवर्तन की बात नहीं करता, आप इसको भी कह सकते बदलाव की बात नहीं करता है। ये पीछे की जो चीजें हुई हैं उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेकर के चलता है। यानी रूढ़िवाद कह सकते कि भाई मेरे ये सपनों में रहता है, सपनों में जीता है, वास्तविकता में ये लोग नहीं आने का प्रयास करते हैं और पुरानी चीजों को ही लेकर के हमेशा अनुभव करते रहते हैं। और रीति रिवाज और इन चीजों, ये जो चीजें रहती हैं इसकी बड़ी बात करते हैं अगर हम रूढ़िवाद के। दूसरा रूढ़िवाद जो है मानव अभिरुचियों और पूर्वगा और तर्क की बात करता है। रूढ़िवाद मानव अपूर्णता का दर्शन है। यानी रूढ़िवाद जो है
आप लोग कह सकते हैं, देखो कह रहे हैं जो रूढ़िवाद है यह अपूर्ण दर्शन है, यानी सभी चीजें हमको नहीं बताता है, ठीक है। मनुष्य के आधार से जुड़े तर्क के मुकालबे या यानी जो रूढ़िवाद है वह कह सकते तर्क की बात नहीं करता है, पूर्वाग्रह यानी वो पूर्वाग्रह यानी किसी के बारे में उसने जो सोच बना ली है वो उसी को मानता है। पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति के बारे में मेरे जो विचार बन गए हैं उसी विचारों से मैं किसी व्यक्ति को समझ रहा हूं, ये रूढ़िवाद करता है। यानी रूढ़िवाद जो है वो तर्क को महत्व नहीं देता है, वो किसी बात को तार्किक आधार पर वही करेगा। वैज्ञानिकता रूढ़िवाद में नहीं होती है, पहली बात। यानी रूढ़िवाद जो है वो वैज्ञानिकता को नहीं मानता, वो तर्क वितर्क नहीं करता है, वह एक प्रकार से उसमें पूर्वाग्रह है। जैसे माने रूढ़िवाद जैसे कह सकते कि जैसे रूढ़िवाद अगर कोई व्यक्ति होगा तो बोलेगा भैया कि जो यूरोप की परंपरा बड़ी खराब है, ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति खराब है, सिर्फ भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है, यानी वो उसमें पूर्वाग्रह आ जाता है। समझ रहे हो कि जैसे बना लिया कि भाई पुरानी जो परंपराएं हैं वो जो यूरोप के लोग हैं वो छोटे कपड़े पहन रहे हैं, उनका कल्चर ऐसा है वैसा है, यानी रूढ़िवाद जो है उसमें पूर्वाग्रह बहुत है। यानी रूढ़िवाद जो है उदारवादियों के खिलाफ है जो मनुष्य को नैतिकता, तर्क संगत और सामाजिक मानते हैं। रूढ़िवादी पुरुषों को अपूर्ण और पूर्ण दोनों मानते हैं। रूढ़िवादियों के अनुसार मानव आश्रित प्राणी है, यानी रूढ़िवादी कहते हैं भैया मनुष्य जो है वो आश्रित है, डिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। रूढ़िवाद कहते हैं मानव जो आश्रित है, प्राणी है, हमेशा अलगाव अस्थिरता से डरता है। यानी रूढ़िवादी कहते हैं मानव जो है वह अलगाव यानी अलग होने से, दूर होने से डरता है और मनुष्य में स्थिरता नहीं है, इसलिए हमेशा सुरक्षा की तलाश करता है। यानी रूढ़िवादी कहते हैं मनुष्य हमेशा सुरक्षा की तलाश करता है, जो परिचित हैं हमेशा सामाजिक व्यवस्था के लिए, स्वतंत्रता के त्याग के लिए तैयार हैं। रूढ़िवादियों का कहना है कि लोग अपने स्वभाव के कारण अमूर्त विचारों पर संदेह करते हैं, अपने विचारों को अनुभव और वास्तविकता की जमीन पर रखना पसंद करते हैं। उसके पास आमतौर पर अतीत के विकास से पहले ही तैयार किया गया। यानी रूढ़िवाद जो कहता है एक प्रकार से अतीत का जो विकास है वो उसी को तैयार मानता है। यानी रूढ़िवाद भैया पहले जो विकास हो गया, पहले जो चीजें हो गई हैं उसको ही मानता है। रूढ़िवादी जो है एक प्रकार से अपने स्वभाव से बदलते नहीं हैं और वो पुरानी चीजों में, पुराने ख्यालों में, पुराने पूर्वाग्रह में रहते हैं। रूढ़िवादी कभी भी तर्क नहीं करते हैं, तर्क वितर्क में इनका कोई वो नहीं रहता, समझो। इनके ये तर्क, रूढ़िवादी राय रखते हैं कि राय प्रदान करते हैं कि ज्ञान अमूर्त ज्ञान की तरफ ले जाता है। मनुष्यों के लिए पूरी तरह से समझना बहुत जटिल है। सीखा हुआ ज्ञान अनुभव में निहित है, कुछ करने के लिए सीमित है। गलतियां करके हम कुछ सीख जाते हैं, लेकिन ज्ञान नियमों और सामान्यताओं का ज्ञान नहीं, बल्कि वह एक है जो एक व्यक्ति के अनुभव से आता है, दूसरे व्यक्ति के खून से उतर। यानी रूढ़िवादी जो कहते हैं भैया जो ज्ञान है वो हम लोग अनुभव से सीखते हैं, यानी ज्ञान दूसरे की खून में उतर जाता है। यानी कह रहे हैं कि भैया जो ज्ञान है वो सीखने से बहुत नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान चलता है, कह रहे हैं। यानी जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो उसके आने वाली संतानें भी ज्ञानी रहेंगी। ये इस बात को कौन मानता है? रूढ़िवादी मानते हैं। यानी रूढ़िवादी कह सकते हैं ये लोग क्या करते हैं, पूर्वाग्रह, किसी चीज के बारे में इन्होंने अपने विचार बना लिए हैं तो उनके विचार वैसे ही रहते हैं। रूढ़िवादी तर्क वितर्क नहीं करते हैं। रूढ़िवादी कह सकते हैं कि एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये लोग हमेशा पुरानी चीजों में, पुराने ख्यालों में खोए से रहते हैं और ये रूढ़िवादियों का स्वभाव हमेशा दूसरों पर बहुत संदेह करते हैं। अपनी चीजों को ही इनको क्या रहता है, एक प्रकार से विश्वास रहता है, यानी अपनी चीजों में ये सुरक्षा अनुभव करते हैं और दूसरी चीजों में। और रूढ़िवादी मानते कि यानी जो अनुभव है वो खून में उतरता है, यानी परंपराओं के जरिए चीजें चलती है, रूढ़िवादियों को मानना। अगला रूढ़िवादी क्या मानते, तीसरी बात क्या है, जैविक समाज, स्वतंत्रता, समानता। देखो रूढ़िवादियों का दृष्टिकोण समाज में एक जैविक दृष्टिकोण है, व्यक्ति समाज के बाहर नहीं होते हैं। यानी रूढ़िवादी कहते हैं जो व्यक्ति है वो समाज के अंदर है, समाज से बाहर नहीं होता है, नहीं हो सकते हैं, लेकिन वह समाज में निहित है, इसके लिए संबंधित हैं, वह सामाजिक समूहों के हिस्से हैं, वह समूह व्यक्तियों की जीवन की सुरक्षा अर्थ प्रदान करते हैं। यानी रूढ़िवादी के प्रति रूढ़िवादी अकेले व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते। यानी रूढ़िवादी कहते हैं कि व्यक्ति अकेला व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जहां
जहां वह सामाजिक दायित्व और संबंधों की स्वीकृति है। परंपरावादियों के लिए स्वतंत्रता मुख्य तौर पर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जब माता पिता उदाहरण के लिए अपने बच्चों को एक विशेष तरीके से व्यवहार करने की सलाह देते हैं तो वे अपनी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे स्वतंत्रता का एक आधार प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण न तो अलग अलग भागों में बटा है, न ही जड़ताहीन है। कर्तव्यों के प्रदर्शन के साथ साथ उसे पहले और बाद में अधिकारों का, यानी रूढ़िवादी एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो स्वतंत्रता की तो बात करते हैं, लेकिन कहते भैया कि स्वतंत्रता इतनी भी ना हो जाए कि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को और अपने विश्वासों को भूल जाए। यानी रूढ़िवादी कह सकते एक प्रकार से कर्तव्यों की बड़ी बात करते हैं, और माता पिता का कहते हैं कि माता पिता का फर्ज है भैया कि वो हर एक व्यक्ति में पुरानी चीजें, पुराने संस्कारों को डाले। यानी रूढ़िवादी स्वतंत्रता की तो बात करते हैं, लेकिन रूढ़िवादी स्वतंत्रता के साथ साथ कर्तव्यों की बात करते हैं कि भाई कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति को अपने कर्तव्य नहीं भूलने चाहिए। व्यक्ति अगर अधिकारों का आनंद ले रहा है तो उसे अपनी कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। बात कौन कहता है? रूढ़िवादी कहते हैं। समझ रहे? यानी उनका कहने का मतलब है कि व्यक्ति का कर्तव्य है अपनी परंपराओं का पालन करना ना। तो रूढ़िवादी स्वतंत्रता की बात तो करते हैं कि कहते हैं भाई व्यक्ति तो चलो स्वतंत्र है, अपना कर्तव्य यानी व्यक्ति को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। ये कह रहे ना कि व्यक्ति का जो कर्तव्य है भूल नहीं जाना है। समझ रहे हो? आपकी परंपराओं से, आपके परिवार से, आपके माता पिता, आपके समाज से जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा करें। समाज के प्रति जो आपका कर्तव्य है भैया वो पूरा करना है। और रूढ़िवाद कह सकते भाई समाज जैसे चल रहा है आप वैसे चलाइए, आपका कर्तव्य है। और रूढ़िवाद यही तो है जो पुरानी परंपराओं को आगे करने के लिए हमेशा, यानी रूढ़िवाद की जो तीसरी विशेषता मैंने आपको बताई, यह स्वतंत्रता और समानता की बात करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के साथ और समानता के साथ साथ कर्तव्यों और दायित्वों की भी बात करता है और कहता कि अगर आप आनंद ले रहे हैं तो आप कर्तव्यों को भी पालन कीजिए, आप पुरानी चीजों को भी आगे बढ़ाए। दूसरा अगर आप देख रूढ़िवाद जो है सत्ता और शक्ति की बात करता है। एक रूढ़िवादी के साथ सत्ता और शक्ति में बहुत समानता है। शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो इसे प्रयोग करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत होता है और एक वैध कार्य होगा। यानी रूढ़िवादी कहते हैं कि जो शक्ति का प्रयोग करते हैं वो एक प्रकार से कानूनी रूप से होते, वैध होते हैं। जैविक समाज में व्यवस्था बनाए रखना पड़ता है, इसलिए शक्ति जैविक समाज के लिए अनिवार्य घटक है। एक पदानुक्रम प्रणाली में विभिन्न स्तर हैं, इसलिए सत्ता आवश्यक है। रूढ़िवादी दर्शन शक्ति और सत्ता में महत्वपूर्ण है। यानी रूढ़िवादी जो है शक्ति और सत्ता को मानते हैं और खास तौर से कहते हैं, इनका कहने का मतलब है कि व्यवस्था यानी पुरानी जो व्यवस्थाएं बनाए रख, जैसे भाई जो व्यवस्था चली आ रही है, जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं उन परंपराओं को ऐसे चलती रहे, इसके लिए शक्ति का प्रयोग करने की बात करते हैं। शक्ति और सत्ता होनी चाहिए। यानी रूढ़िवादी शक्ति और सत्ता की कहते हैं होनी चाहिए ताकि जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, पुरानी चीजें हैं वो चलती रहें। समझ रहे हो? यानी ये बिना कुछ सोचे रूढ़िवादी स्वतंत्रता के जो विचार रखते हैं उसमें गतिरोध है। एकमात्र स्वतंत्रता के बारे में बर्क ने कहा कि स्वतंत्रता एक उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ मामला है जो केवल आदेश और गुणों के साथ ही नहीं बल्कि उसमें कुछ बिल्कुल अस्तित्व में भी नहीं आता है। रूढ़िवादी मानते हैं कि सत्ता जिस प्रकार सामाजिक स्वाभाविक रूप से विकसित होता है शक्ति के प्रकारों से निकलती है। रूढ़िवादी अच्छी तरह से महसूस करते हैं कि शक्ति और सत्ता प्राकृतिक समाजों में विकसित होती है, वह स्वाभाविक है क्योंकि वह समाज में सभी सामाजिक संस्थाओं में निहित है। यानी कहते हैं कि जो हमारा समाज है, जो हमारी चीजें हैं, उसके लिए हमें शक्ति और सत्ता होनी चाहिए। अगर शक्ति और सत्ता रहेगी तो पुरानी जो परंपरा है, पुराना जो समाज है वो चलता रहेगा। एक स्कूल में शिक्षक द्वारा अधिकार और शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी ताकि एक प्रकार से जो यानी कहते हैं कि रूढ़िवादी कहते हैं भैया जो जैसे स्कूल में एक टीचर होता है तो उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए ताकि वह एक प्रकार से पुरानी जो चीजें हैं वो चल सके। समझ रहे हो? यानी रूढ़िवादी शक्ति और सत्ता की बात करते हैं, कहते हैं शक्ति अगर और पावर रहेगी
अगर हमारे पास शक्ति रहेगी, पावर रहेगी, तो पुरानी जो चीजें हैं, पुरानी जो परंपराएं हैं, पुरानी जो रीति रिवाज हैं वह चलते रहे। यानी रूढ़िवादी सत्ता और शक्ति की बात करते हैं, ताकि वह पुरानी परंपराएं यानी पुरानी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में क्या है, शक्ति और सत्ता इनकी क्या कर सकती है, मदद कर सकती है। संपत्ति और जीवन की भी बात करते हैं। रूढ़िवादी संपत्ति का एक गहरा रहस्यमय महत्व रखते हैं। रूढ़िवादी मानते हैं कि संपत्ति में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक फायदे, यानी कहते हैं भाई रूढ़िवादी संपत्ति की बात करते हैं कि संपत्ति से आपको मनोवैज्ञानिक फायदा होगा। अगर व्यक्ति के पास संपत्ति रहेगी तो व्यक्ति भैया सुरक्षित है, लोगों का विश्वास की भावना देती है, सामाजिक मूल्यों को बढ़ाती है। यानी क्या करती है, संपत्ति अगर रहेगी। जैसा रूढ़िवादी चाहते हैं कि संपत्ति को अव्यवस्था और अराजकता से सुरक्षित रखा जाए, वह कहते हैं कि संपत्ति के मालिकों को समाज में प्रमुख भूमिका है, कानून व्यवस्था बनाए रखने में रुचि है, संपत्ति का स्वामित्व, कानून, सत्ता और सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करने में रूढ़िवादी का मूल्य महत्व देते हैं। एक गहरा और अधिक व्यक्तिगत कारण है। लिखते हैं कि यानी रूढ़िवादी संपत्ति का समर्थन क्यों देते होंगे, इसका अर्थ है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में लगभग विस्तार से संबंधित सोच होती है। यानी कह सकते हैं जो रूढ़िवादी है वह संपत्ति की बात करते हैं, कहते हैं कि अरे एक बात बताओ, जब व्यक्ति के पास संपत्ति रहेगी तभी तो पुरानी परंपराएं, पुराने विचारों को लेकर के चलेगा। यानी कहते हैं कि व्यक्ति के पास संपत्ति अगर रहेगी तो व्यक्ति को एक प्रकार से क्या रहेगी, सुरक्षा रहेगी। और व्यक्ति के पास अगर संपत्ति रहेगी तो जो सामाजिक मूल्य हैं, यानी समाज के जो मूल्य हैं उससे सामाजिक मूल्य बढ़ेंगे। और रूढ़िवादी जो हैं वह एक प्रकार से संपत्ति को कहते, संपत्ति एक प्रकार से अव्यवस्था और अराजकता से सुरक्षित रखेगी। भाई समाज में अगर लोगों के पास अगर संपत्ति रहेगी तो समाज में कभी भी अव्यवस्था नहीं फैलेगी। और रूढ़िवादियों का कहना है समाज में कभी भी अव्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए और समाज में जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं उसी प्रकार से चलते रहने चाहिए। संपत्ति की बात करते हैं। दूसरा, रूढ़िवादी धर्म में नैतिकता की बात करते हैं। रूढ़िवादी वास्तव में धर्म और नैतिकता पर जोर देने वाली विचारधाराओं में अद्वितीय है। यानी कह सकते हैं रूढ़िवादी हमेशा धर्म पर बड़ा जोर देगा, नैतिकता पर बड़ा जोर देते रूढ़िवादी। संप्रदाय की परवाह किए बिना हेगले, हेडलर सहित सभी रूढ़िवादियों ने रूढ़िवाद में धर्म और नैतिकता पर जोर देने वाली प्रमुख विचारधारा में अद्वितीय हैं। संप्रदाय की परवाह की बिना हेगले, हेडलर सभी रूढ़िवादियों ने धर्म और नैतिकता को भी राज्य और समाज का यानी कहते हैं कि जो राज्य है और जो समाज है उसका मेन आधार धर्म और नैतिकता है। यानी रूढ़िवादी क्या है, धर्म को मानते हैं और नैतिकता को मानते हैं, समझ रहे हो। यानी राज्य और समाज का जो प्रमुख आधार क्या है, वो धर्म और क्या है, नैतिकता है। इसको कौन मानता है, रूढ़िवादी मानते। कौन से मानते भैया, रूढ़िवादी मानते हैं कि जो धर्म और जो समाज है उसमें नैतिकता क्या है, बहुत महत्वपूर्ण। अगर धर्म नहीं रहेगा तो समाज और कह सकते समाज और राज्य नहीं रहेगा। यानी धर्म रूढ़िवाद के लिए तो धर्म तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रूढ़िवाद में भाई पुरानी जो सब परंपराएं हैं, जो पुरानी रीति रिवाज हैं, यही तो कह रहे हैं कि धर्म और नैतिकता रूढ़िवादियों का मेन हथियार है। रूढ़िवाद जो है पूरी तरह से धर्म पर टिका हुआ है। अगर धर्म नहीं रहेगा तो रूढ़िवाद कहाँ का रूढ़िवाद है, पुरानी परंपराएं, पुरानी रीति रिवाज। तो कह रहे हैं भाई राज्य और समाज का प्रमुख आधार क्या है, धर्म है और नैतिकता है। और रूढ़िवादियों के लिए कह सकते छठी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये धर्म को बड़ा मानते, नैतिकता की बड़ी बातें करते, व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा धार्मिक होना चाहिए और व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और कभी भी अधार्मिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बातें कौन करता है, रूढ़िवादी करते हैं। रूढ़िवाद की ये भी क्या है, विशेषता है। तो रूढ़िवाद क्या है, आपके एग्जाम में आ सकता है। रूढ़िवाद की विशेषताएं भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। तो रूढ़िवाद आपको जरूर करके जाना है। अगर रूढ़िवाद से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। रूढ़िवाद की खास तौर से विशेषताएं आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना है, पेपर में आ सकती है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 रहेगा भाई मेरे, क्या रहेगा, नारीवाद। ठीक है। और नारीवाद का सिंपल से मतलब होता है कि जब हम लोग महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है, उसी को नारीवाद बोलते हैं। यानी जब कोई कह सकते हो कि जब कोई व्यक्ति महिलाओं की अधिकार की बात करे, यानी महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर समानता मिलनी चाहिए, तो हम उसको क्या कहते हैं, नारीवाद कहते हैं। फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट उसको कहा जाता है। तो नारीवाद काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन भी कह सकते हैं, नारीवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे 6.3 में आ जाएगा,
नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। तो नारीवाद के सिद्धांत आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नारीवाद का कोई भी सिद्धांत पूछा जाए तो उसमें खास तौर से चलिए हम लोग देखते हैं। तो नारीवाद के लगभग टोटल 5 सिद्धांत है। कितने? ये 5 सिद्धांत है और पांचों के पांचों आपके लिए क्या हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके पेपर में आ सकता है। तो चलिए हम नारीवाद के पांचों सिद्धांत देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, नारीवाद का जो रहेगा क्या है? उदारवादी सिद्धांत है। क्या है? उदारवादी सिद्धांत क्या रहेगा नारीवाद का? तो देखिएगा, नारीवाद ने अपने राजनीतिक सिद्धांत का विकास सन 1792 में पहली बार किया था, ठीक है। यानी नारीवाद पहली बार जो कह सकती है, नारीवाद जो शब्द है, वो जो नारीवाद चीज है, वो पहली बार कब आई थी भैया? 1792 में। समझ रहे हो? वेस्टो लोनक्राफ्ट महिलाओं पुरुषों और दोनों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच की मांग करती थी। यानी पहले जो नारीवाद था वो उदारवादी नारीवाद कहता है कि भैया पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा को समान करने की मांग बात करता है। यानी उदारवादी नारीवादी ये कहते हैं कि भैया पुरुषों के जो शिक्षा में अधिकार हैं, वही शिक्षा में अधिकार किसको दे देना चाहिए? महिलाओं को दे देना चाहिए, ताकि उत्पीड़क पितृसत्तात्मक परंपरा और संस्थाओं का सामना करने के लिए महिलाएं पुरुषों के समान स्वतंत्रता और नैतिक रूप से बलशाली बन सकें। यानी उदारवादी नारीवादी कहते हैं कि भाई मेरे जितनी महिला पढ़ रही है उतना, मैंने जितने पुरुष पढ़ रहे हैं उतना महिलाओं को पढ़ना चाहिए। यानी पुरुषों के बराबर शिक्षा महिलाओं की होनी चाहिए, ताकि जो हमारी महिलाएं हैं, वह जो हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, यानी महिलाएं एक ऐसे समाज में रहती हैं जहां पुरुषों की चलती है, ताकि महिलाएं भी पुरुषों का सामना कर सकें, महिलाएं भी पुरुषों के यानी बराबर स्वतंत्र रूप से मजबूत हो सकें। इसलिए महिलाओं और पुरुषों की कह सकते हो शिक्षा जो है, जो एजुकेशन है, उनकी समान की बात करता है। यानी उदारवादी नारीवादी कहते हैं महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा बराबर कर दो, ताकि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर स्वतंत्र हों, उनमें वो भी बलशाली हो सकें और इस पितृसत्तात्मक समाज में जो परंपराएं उनका सामना कर सकें। सदी के आते उदारवादी नारीवादी जॉन स्टुअर्ट मिल की कृतियों के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया। मिल ने पुरुषों और महिलाओं के लिए समान आर्थिक अवसरों, राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का तर्क, यानी अगर आप देखेंगे जो मिल है वह भी एक प्रकार से कह सकते हैं उदारवादी नारीवाद की बात करता है। मिल उदारवादी नारीवाद में कहते हैं कि महिलाओं और पुरुषों को आर्थिक अवसर बराबर मिलने चाहिए। यानी भाई पुरुषों को जब आर्थिक अवसर मिलता वही महिला को मिले। महिलाओं और पुरुषों के राजनीतिक अधिकार बराबर होने चाहिए और जो स्वतंत्रता पुरुषों को दी गई है वही स्वतंत्रता महिला को मिले। इस बात पर बल देते हुए मिल कहते हैं कि मुक्ति आंदोलन में राज्य को एक मित्र की भूमिका निभाना चाहिए। उदारवादी नारीवादियों ने सन 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वें संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं को मताधिकार सुनिश्चित उपलब्ध कराया। यानी कह सकते कि अगर आप देखोगे जो उदारवादी नारीवाद थे, इन्होंने क्या किया था भैया, अमेरिका में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था ताकि महिलाओं को भी वोट डालने का मौका मिले, क्योंकि पहले जो समाज था उसमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो कह सकते 1920 में अमेरिका में कह सकते कि इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया और अमेरिका में संविधान में संशोधन किया गया और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। तो उदारवादी नारीवादियों ने आंदोलन करके महिलाओं को वोटिंग राइट यानी मतदान करने का अधिकार उपलब्ध कराया, परंतु महिलाओं को पुरुषों के समान बनने की आवश्यकता पर अत्यधिक बल देते हुए उनकी पारंपरिक भूमिकाओं की अवहेलना करने के कारण कह सकते एक प्रकार से, यानी जो उदारवादी नारीवाद हैं वो यही कहते हैं कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए। उदारवादी जो नारीवादी कहते हैं कि भैया पुरुषों को जो अधिकार मिला है वही अधिकार नारियों को भी मिलना चाहिए। अगर पुरुष वोट डाल सकता है तो महिला को भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। पुरुषों को भी अगर आर्थिक स्वतंत्रता है तो महिलाओं को भी आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। पुरुषों को जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं वही अधिकार राजनीतिक अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त होने चाहिए। ये आप लोग कह सकते हैं। इसकी बात कौन करता है? उदारवादी नारीवाद करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मार्क्सवादी नारीवाद। देखिएगा, मार्क्सवादी नारीवाद उदारवादी नारीवादी प्रतिपक्षों के समकक्ष सुधारवादी झुकाव है। रुझानों का पालन नहीं करते बल्कि वे महिलाओं के उत्पीड़न को
पूंजीवाद के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे जोड़ते हैं। मार्क्स पूंजीवादी पश्चिम का निर्धारण करता है। मार्क्सवादी जो नारीवाद है अपने आप को 1960 के दशक में मानता है। कार्ल मार्क्स और एंगल के दर्शन के प्रावधान में प्रणाली है। यानी जो मार्क्सवादी नारीवाद है वो कार्ल मार्क्स और जो एंगल है इनको, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं इनको मानता है। ठीक है, यद्यपि इन दार्शनिकों ने विशेष रूप से महिलाओं के उत्पीड़न के संकेत देने वाली एक गहरी संरचनाओं का व्याख्या किया है। इस प्रकार से यानी कह सकते कि जो मार्क्सवादी नारीवाद है वो लैंगिक उत्पीड़न को वर्ग शोषण पर आधारित मानता है। यानी मार्क्सवादी नारीवाद कहते हैं कि समाज में जो उत्पीड़न हो रहा है लिंग के आधार पर, यानी महिलाओं का जो उत्पीड़न है वो ज्यादा होता है। कार्यस्थल पर अगर यानी कहीं पर अगर महिलाएं नौकरी करती हैं तो उनके साथ शोषण जो है वह ज्यादा हो रहा है। इसको क्या कहता है? मार्क्सवादी नारीवाद कहता है। उदाहरण के लिए फ्रेडरिक एंगल ने अपनी कृति यानी अपनी बुक में यह विस्तार से कहा था कि किस प्रकार महिलाओं को यौन और शारीरिक श्रम में, शिशु प्रजनन और पारिवारिक संस्था के अंदर पालन पोषण के लिए स्वीकृत माना जाता है। यानी अगर आप देखेंगे तो मार्क्सवादी नारीवाद कहता है कि भैया महिलाएं एक प्रकार से बच्चा पैदा करती हैं और परिवार की संस्था में पालन पोषण करती हैं, एक प्रकार से महिलाएं श्रम कर रही हैं। इस आधार पर मार्क्सवादी नारीवादियों के अनुसार पितृसत्तात्मक बलों के आदेश से महिलाओं के उत्पीड़न का स्वाभाविक जताने का प्रयास किया। यानी कह सकते हैं जो मार्क्सवादी नारीवाद है वो एक प्रकार से इस बात को मानता है कि महिलाओं को भी एक प्रकार से मुक्ति मिलनी चाहिए, और कह सकते हैं कि मार्क्सवादी नारीवाद जो है एक प्रकार से कहता है कि महिलाओं की आर्थिक समानता की बात करता है। किसकी? महिलाओं की आर्थिक समानता की बात करता है। ठीक है, और मार्क्सवादी नारीवाद जो है यह महिलाओं के उस वर्ग को असहाय बना देता है जो वेतन भोगी मजदूर के रूप में काम करती हैं, और उन्हें वेतन श्रम या मजदूर के आर्थिक व्यापक वर्ग के सम्मिलित कर देता है, जिसे संभावित पुरुष और महिलाएं, यानी मार्क्सवादी जो नारीवाद कहता है कि भैया पुरुषों को जितनी वेतन मिलता है महिलाओं को भी उतना वेतन मिलना चाहिए। समझ रहे हो भाई, एक पुरुष का जितना सैलरी है, जितना वेतन है, महिला को भी उतनी सैलरी और उतना वेतन मिलना चाहिए। ये कौन कहता? मार्क्सवादी नारीवाद कहता। इस प्रकार इस वर्ग के उत्पीड़कों के तरीकों का जो सामना किया उसकी चर्चा नहीं करता है। यानी मार्क्सवादी नारीवाद जो है एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि यह महिला श्रमिकों की बात करता है और कहता है कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा आर्थिक आधार पर वह शोषण नहीं होना चाहिए, और पुरुष मजदूर को जो मिलता है महिला मजदूर को भी उतनी ही चीजें मिलनी चाहिए। यानी एक प्रकार से यानी आर्थिक आधार पर जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा वो नहीं होना चाहिए। पुरुषों को जो आर्थिक अधिकार हैं वही अधिकार महिलाओं को भी मिलने चाहिए। एक इस कौन बात करता है? मार्क्सवादी नारीवाद। अब हम बात करेंगे समाजवादी नारीवाद। क्या समाजवादी नारीवाद? मार्क्सवादी नारीवादियों के इस तर्क को जोड़ते हुए पूंजीवादी महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न का मूल कारण है। समाजवादी नारीवाद सत्ता विवरण में पितृसत्तात्मक प्रबंधन को इसी स्थिति में मानता है। समाजवादी नारीवादी आंदोलन के केंद्र में यह है कि महिलाओं का उत्पीड़न दमन किसी एक प्रणाली की उपज नहीं है, बल्कि वह लैंगिकता, वर्ग और जाति, यानी जो समाजवादी नारीवादी हैं कहते हैं कि महिलाओं का जो उत्पीड़न है, जो शोषण है, वह किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि लैंगिकता ने, वर्ग ने, जाति ने, इन सभी ने महिलाओं का शोषण किया है। जेंडर, लिंग और जेंडर जैसे विविध शक्तियों का परिणाम है। इस प्रकार महिलाओं को मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आंदोलन ने इन सभी मुद्दों को सामूहिक रूप से निपटाने का लक्ष्य है। चूंकि समाजवादी नारीवादी आर्थिक उत्पीड़न और पितृसत्तात्मक सभी प्रकार के दमन के आधार पर तर्क देते हैं, यद्यपि लगभग सभी समाजों में महिलाओं का उत्पीड़न होता है। वह उत्पीड़न की मात्रा और प्रकृति को अनिश्चित समाज में, यानी देखो जो समाजवादी नारीवादी कहते हैं भैया कोई भी समाज हो, हर समाज में महिलाओं का उत्पीड़न ही होता है, महिलाओं को डराया धमकाया ही जाता है, महिलाओं का ही शोषण होता है। और एक प्रकार से समाजवादी जो नारीवादी हैं, समाजवादी नारीवादी महिलाओं की इस भूमिका के महत्व पर बल देते हैं। जो महिलाओं भैया जन्मदाता, महिला बच्चे को जन्म देती है, बच्चे का पालन पोषण करती है, बच्चे की देखभाल करती है, ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो घर के बाहर जाकर के अपने श्रम का निवेश करने वाले पुरुषों के लिए घर की गृहिणी और एक जीने लायक स्थान बनाती है। इनका कहना कि समाज पितृसत्तात्मक प्रकृति का महिलाओं के इस
भावपूर्ण श्रम को अर्थक अनदेखा कर देता है। यानी मार्क्सवादी नारीवादी कहते हैं कि भाई मेरी जो महिला है वो बच्चे को जन्म देती है, बच्चे का पालन पोषण करती है, बच्चे की देखभाल करती है, घर को देखती है, घर को एक जीने लायक माहौल बनाती है। लेकिन मार्क्स यानी कह सकते हैं कि जो समाजवादी नारीवादी कहते हैं कि महिलाओं ने जो इतना श्रम किया है, महिलाएं जो इतना मेहनत करती हैं, इनकी मेहनत को अनदेखा कर दिया जाता है। एक यानी कि ये कौन कर रहा है? समाजवादी नारीवादी। यहां तक कि जब महिलाएं नौकरी बाजार में कार्य करती हैं तो उन्हें मार्क्सवादी उत्पादक श्रम करते हैं तो उन्हें अपने पुरुष के समकक्ष तुलना में वेतन मजदूरी जैसे पक्षपात का सामना करना है। यानी समाजवादी नारीवादी कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो बहुत कुछ करती हैं, लेकिन महिलाओं को जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। यानी करें ना कि भाई महिला बच्चे पैदा करती है, बच्चों को पालती है, घर की देखभाल करती है, घर को जीने लायक बनाती है, और महिला घर को संभालती है तो पुरुष जाकर के कमा पाता है, और महिलाएं जो इतना कुछ कर रही हैं उनको पुरुष जो है अनदेखा कर देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समाज में भी महिलाओं को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलना ही चाहिए। यानी ये कौन कहता है? इसको कहता है जो समाजवादी नारीवादी हैं। वो कहते हैं कि समाज में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। तो समाजवादी जो नारीवाद है, क्या बोला भैया कि जो सामाजिक नारीवाद है, समाजवादी जो नारीवाद है वो एक प्रकार से महिलाओं की गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है और कहता कि समाज में पुरुषों के बराबर ही महिलाओं को भी एक प्रकार से सारे अधिकार मिलने चाहिए। समझ रहे हो? अब हम बात करेंगे रेडिकल नारीवाद क्या है। पेट्टी फ्रीडन जैसे पारंपरिक रेडिकल नारीवादियों का उद्देश्य है अपनी अप्रतिष्ठा पहचान को पुनः प्राप्त करने के लिए जिसका समाज की सांस्कृतिक बनावट क्रमबद्ध तरीके से दमन किया गया। सन 60 के दशक के उत्तरार्ध में 70 में रेडिकल को प्रचंड भौतिकवादी का रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने पितृसत्तात्मक भौतिक आधार पर बल दिया। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क शहर में रेडिकल नारीवादी समूह ने उपदेश दिया कि एक महिला द्वारा विवाह करने का निर्णय एक भ्रामक मनोभाव के प्रति समर्पण ना होकर के तर्क संगत रणनीति होनी चाहिए। इसे उपजित प्राप्त करने के बाद एक अर्थपूर्ण सामाजिक वर्ग यानी लिंग और जेंडर का उन्मूलन करना चाहते हैं। उन्होंने जेंडर को सामाजिक रूप से आविष्कार की गई पूर्ण रूप मानते हैं। देखो, एक प्रकार से जो रेडिकल नारीवाद है वो कहता है कि महिलाएं जो शादियां करती हैं उनको एक रणनीति बना करके उनको शादियां करनी चाहिए। जो महिलाएं हैं उनको समाज में लिंग और जेंडर में जो भेदभाव है उसको समाप्त करना चाहिए। उन्होंने जेंडर को सामाजिक रूप से एक प्रकार से आविष्कार की गई एक पूर्ण रूपी देखा है, जहां पुरुष का अर्थ है अन्य से पूर्णता प्रतिकूल था, अर्थात नारीत्व। परंतु आधुनिक रेडिकल नारीवादियों ने स्वीकार किया है कि लैंगिक अंतर इन दोनों परावर्ती कारकों के बीच है। उदाहरण के लिए मैरी डोली जो है ने तर्क दिया है कि महिलाएं पर्यावरण के अधिक निकट होती हैं, जबकि पुरुष अपनी लैंगिकता के यद्यपि अपनी टिप्पणियों में गलती से सामान्य होने के लिए इस प्रकार से चाहे जैविक हो या सांस्कृतिक के मूल कारण का पता लगाने में प्रयास में अभाव में होता है। देखो, एक प्रकार से जो रेडिकल नारीवाद है वो एक प्रकार से कहता है कि महिलाएं जो हैं वो क्या रहती हैं भैया, एक प्रकार से प्रकृति के अधिक निकट है और पुरुष जो है लैंगिकता के अधिक निकट रहता है। तो रेडिकल नारीवादियों के पहले समाजवादी नारीवादियों से हटते हुए राय दी गई है कि उत्पीड़न निजी व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता, यह आवश्यक है कि वह हमेशा एक संस्थागत है। देखो, ये एक प्रकार से नारीवादी कहते हैं कि जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा बल्कि एक सामाजिक संस्था कर रही है। उनका विश्वास है कि निजी स्तर पर एक नर होने के नाते मात्र से पुरुष को उत्पीड़क या दमन करता नहीं कहा जा सकता है, बल्कि एक नर के रूप में जन्म लेने वाले के नाते वह महिलाओं को अपने वर्चस्व का तर्क संगत ठहराता है। केवल जब रेडिकल नारीवादियों ने उसके उत्पीड़क के रूप में देखा है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जैसे अगर आप देखोगे जैसे गर्भपात को वैध करना, शिशु पालन पोषण, घरेलू कामकाज के बराबर बंटवारे की मांग करना, महिलाओं को मुक्ति को अपनी प्राथमिकता
राजनीतिक कार्यसूची में स्थान दें। यानी महिलाओं को एक प्रकार से भैया यानी एक प्रकार से स्वतंत्रता अधिक मिलनी चाहिए, रेडिकल नारीवादियों का कहना है। रेडिकल जो नारीवादी हैं वो कहते हैं कि महिलाओं को एक प्रकार से राजनीति में भी स्वतंत्रता मिलना चाहिए। महिलाएं बच्चे पैदा करना चाहती या नहीं करना चाहती हैं, वो गर्भपात कराना चाहती या नहीं चाहती है, महिलाएं शिशु का पालन पोषण करना चाहती कि नहीं करना चाहती हैं, इन सभी मामलों में कह सकते हैं महिलाओं को मुक्ति यानी स्वतंत्रता पूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये रेडिकल नारीवादियों का कहना। अब बात करेंगे इकोलॉजिकल नारीवादी। महिलाओं के उत्पीड़न और प्रकृति के प्रभुत्व पर एक दूसरे से संबंध है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, यह दार्शनिक दृष्टिकोण बताता है। इको फेमिनिस्टिक को एकजुट कर अधिकांश इको फेमिनिस्टिक विद्वता जैसे वंदना शिवा और बाकी लोग कहते थे कि मानव संबंध के नैतिक आधार पर विचार करते। 20वीं शताब्दी में इकोलॉजिकल नारीवाद और पारिस्थितिक नारीवाद का उदय पर्यावरण संबंधी नारीवादियों से हुआ है। इस शब्द का सर्वप्रथम 1974 में इसका एक पुस्तक में प्रयोग किया गया, यानी कह सकते जिसको हम यानी इकोलॉजिकल यानी कह सकते एक प्रकार से पारिस्थितिक नारीवाद कहा जाता है, ठीक है। और जो पारिस्थितिक नारीवाद है संस्कृति बनाम प्रकृति की बात करता है, नर बनाम नारी की बात करता है, भौतिक बनाम भाव की बात करता है, समझ रहे हैं। और जो पितृसत्तात्मक उत्पीड़न प्रणाली व्यवस्था के इन विचारों को नहीं मानता है, यानी एक प्रकार से जो आप लोग कह सकते जो यानी एक प्रकार से पारिस्थितिक जो नारीवाद है, इकोलॉजिकल जो नारीवाद है, ये पर्यावरण की तरह मानता कि जिस प्रकार से पर्यावरण का शोषण दमन होता है उसी प्रकार से महिलाओं का भी शोषण दमन हो रहा है। और भैया जिस प्रकार से पर्यावरण को के शोषण दमन को लेकर के हम बहुत जागरूक हैं, उसी प्रकार के महिलाओं के शोषण दमन भी नहीं होने चाहिए। महिलाओं को भी एक प्रकार से सभी अधिकार मिलने चाहिए, एक प्रकार से समझ लो। इस बात को ये लोग कौन कर रहे हैं, यानी कह सकते पारिस्थितिक नारीवाद कहता है, ठीक है। यानी जो जिस प्रकार से हमारा पर्यावरण है, जिस प्रकार से इकोसिस्टम है, जिस प्रकार से जो मानव है उसका शोषण दमन करा, उसी प्रकार से हमारे समाज ने महिलाओं का भी शोषण दमन किया है। अगर जिस प्रकार से पर्यावरण खत्म होता चला जा रहा है, पर्यावरण इतना क्षीण हो रहा है, बल्कि हमें उसे बचाने की जरूरत है, उसी प्रकार से यानी पारिस्थितिक नारीवाद कहता है कि महिलाओं को समान भी पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। उनका जो शोषण दमन, उनका जो उत्पीड़न किया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको कम से कम करना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से प्रकृति बहुत सेंसिटिव है और उसकी हमें देखभाल करने की जरूरत है, उसी प्रकार से नारियां भी उसी प्रकार से भैया सेंसिटिव हैं। और इसी बात को कौन कहता है, इकोलॉजिकल नारीवाद कहते हैं, यानी पारिस्थितिक नारीवाद भी कह सकते एक प्रकार से महिलाओं के समर्थन की बात करता है। इसमें ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो कहती हैं कि जो महिलाएं हैं वो प्रकृति से बहुत ज्यादा संबंधित हैं। महिलाएं जो हैं उनमें एक प्रकार से प्राकृतिक जो गुण हैं वो हमको बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। यानी इसीलिए संस्कृति बनाम प्रकृति, नर बनाम नारी, भौतिक बनाम भाव, श्वेत बनाम अश्वेत में एक प्रकार से भेदभाव जो हो रहा है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। और नारीवाद के जितने भी विचारक है, जितने भी थिंकर, उनका कहना यही है कि समाज में महिलाओं के बराबर, पुरुषों के बराबर ही महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए, महिलाओं को भी स्वतंत्रता, समानता, सारी चीजें मिलने चाहिए। महिलाएं भी समाज में सिर उठा करके जी सकें, उनको भी सारी सहूलतें, सारी जो चीजें हैं वो मिलने ही चाहिए। और नारीवाद खास तौर से इसी बात की बात करता है कि जो अधिकार एक पुरुष को मिले हैं वही अधिकार महिलाओं को भी मिलने चाहिए। पर्यावरण यानी एक खास तौर से नारीवाद को पर्यावरण जैसे विचारों से जोड़ करके समाज को एक संदेश देने की बात करते हैं कि भाई महिलाओं के साथ भी आप लोग अहित मत कीजिए। पर्यावरण को नुकसान होने से मनुष्य को खुद नुकसान होता है, अगर उसी प्रकार से अगर महिलाओं को नुकसान होगा और महिलाओं का शोषण दमन होगा तो ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। इस सभी बातों को कह सकते हैं कि नारीवाद इसी की बात करता है, यानी पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी अधिकार मिले, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं का लंबे समय तक शोषण और दमन हुआ है।
ठीक है। तो नारीवाद जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है और इसके आने की संभावना जो रहती है सबसे हाईएस्ट रहेगी भाई मेरे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, चैप्टर तो होगा। अगला जो हमारा 7वां चैप्टर है ना, 7वां चैप्टर है उत्तर आधुनिकता। और उत्तर आधुनिकता जो है अभी आपके लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो हुआ था जून 2024 का, उसमें शायद जून उसमें एग्जाम में आया भी था। तो इस बार मुझे लगता है एग्जाम में इसके आने की जो संभावना है वो बहुत कम रहेगी, वो आएगा नहीं। तो लेकिन जो 4 चैप्टर मैंने आपको बताया ना, वो 4 चैप्टर तो आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि उसमें से आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी के साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो दूसरा ब्लॉक है समाप्त हो गया। मैंने आपको तीसरा ब्लॉक करवा दिया जिसमें 5 चैप्टर थे, और ये भी ब्लॉक हमने कर लिया जिसमें 5 चैप्टर थे। तो टोटल 10 हो गया। अब हमारा सिर्फ पहला ब्लॉक बचा है जिसमें सिर्फ 2 चैप्टर हैं। दूसरा भी चैप्टर मैंने एक पढ़ा रखा है। बाकी पहला जो जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना तो जरूर पढ़ के जाएगा। और चाहे आप कल आप पेपर देने जाएंगे, जब भी आपका एग्जाम होगा देखिएगा, उसमें आपको जो जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये 100% है, चाहे आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा।